नमस्कार, मैं आपके साथ अर्नम जहान शेख और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के इस खास सेगमेंट पे आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गरम गरम बहस। आज बहस का मुद्दा है छत्तीसगढ़ विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना। प्रदेश बीजेपी ने आज हुए विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक में जांजगीर चांपा विधानसभा से बीजेपी के विधायक नारायण चंदेल को विधानसभा में अपना नया नेता चुन लिया है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने उनके नाम की घोषणा की। बताया जा रहा है कि नारायण चंदेल का नाम राष्ट्रीय संगठन के नेताओं के साथ चर्चा के बाद फाइनल किया गया है। बीजेपी की इस जातिगत समीकरण सेट करने की कोशिश मानी जा रही है। सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ओबीसी चेहरे पर दांव खेला गया है। छत्तीसगढ़ के वोटरों का बड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखता है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस वर्ग ने कांग्रेस पर पूरा भरोसा जताया था। कांग्रेस में शीर्ष नेताओं में भी कई ऐसे ओबीसी नेता हैं जो कि रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और इसी फॉर्मूले को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 दिन पहले ही नए प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से चुना और अब नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ओबीसी चेहरे पर दांव खेला गया है। दरअसल इन दिनों जिस तरीके से प्रदेश बीजेपी के सामने जिस तरीके से बड़े बदलाव और बड़ी चुनौतियां हैं, पहले छत्तीसगढ़ में खोए हुए अपने जनाधार को पाना और दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती है सत्ता तक पहुंचने की चुनौती। ये चुनौती सिर्फ पार्टी की ही नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नए नेता प्रतिपक्ष चुने गए नारायण चंदेल के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की माने तो बीजेपी कितनी भी चेहरे बदल ले लेकिन सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकती है। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी में बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया और उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष को। हमारी विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से मेरे ऊपर विधायक दल के नेता का जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी। मैं पार्टी हाईकमान का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और माननीय धर्म कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे सभी विधायक साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही हमारी प्राथमिकता की बात, हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए जूझेगा। हम सब लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष बदलने की कवायद फिजूल साबित होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। पिछले 15 साल में जो इन्होंने कुशासन और भ्रष्टाचार किया था, उस कुशासन और भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी थी। जनता ने 3/4 बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाया और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और कम होते रहा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदल दी, अब नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो इन्होंने 4 साल में 4 बदले हैं, नेता प्रतिपक्ष भी 4 साल में 2 बदल दिए हैं। लेकिन इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की साख जनता के बीच में समाप्त हो गई है। नारायण चंदेल भी बेचारे बलि का बकरा बनाए जा। दरअसल साल 2018 में बीजेपी के हाथ से जिस तरीके से सत्ता फिसली और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा और ये हार काफी शर्मनाक थी। अब पार्टी में चेहरों को बदलकर कांग्रेस को एक चुनौती देने का प्रयास बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। देखना यही होगा कि 71 विधायकों के बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार को किस तरह से बीजेपी मिशन 2023 में उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है और उसके दावे में कितना दम है, यह आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के सामने होगा। एक एक वोट बताएगा जनता का और ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि राजीव चक्रवर्ती बीजेपी के नेता
हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। कांग्रेस के नेता अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजीव जी आपसे ही कर लेते हैं। लगातार पार्टी में बदलाव देखने को मिल रहा है, पहले प्रदेश अध्यक्ष और अब नेता प्रतिपक्ष, किस तरीके से बदलाव को देखा जाए? देखिए, बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, बदलाव होना बहुत जरूरी है। जैसा ठहरा हुआ पानी रुक जाता है, उसी प्रकार से चाहे वो कोई क्रिकेट की टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, कोई राजनीतिक दल हो या कोई कॉर्पोरेट पार्टी हो, कोई भी चीजें हैं, जब हम देखते हैं कि हमको सतत आगे बढ़ना है तो ये रणनीति का एक हिस्सा होता है कि हम समय समय पर जिम्मेदारियां बदले। आज धर्मलाल कौशिक जी की जिम्मेदारी बदली है, उन्हें संगठन कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम देगा। नारायण चंदेल जी है, उनका अभी इसमें उपयोग किया जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, समय समय पर हम बदलाव करते हैं। जब हम बदलाव करते हैं तो मीडिया और विपक्ष के लोग बहुत हल्ला मचाते हैं, लेकिन जब वो बदलाव एक नया आकार लेता है, जब बदलाव लेता है, जब देश बदलता है, प्रदेश बदलता है, तो लोग याद करते नहीं, ये बहुत बड़ी बदलाव है। हमने जनसंघ से दिया छाप के चुनाव लड़ते थे और हमने साथ में संयुक्त विपक्ष के ऊपर जनता पार्टी हमने बनाया, और उसी प्रकार से बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी का हमने दोबारा से बदलाव किया। अटल जी के अध्यक्षता में हमने भारतीय जनता पार्टी बनाई, और 1984 में हमारे 2 सांसद थे और लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, हम 2 हमारे 2। लेकिन आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। विश्व की जो सबसे बड़ा जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, वो सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारी बहुत सारे अनुषंगिक संगठन है, हम देश की सेवा में लगे हुए, समाज के परिवर्तन के लिए लगे हुए। समाज में जो परिवर्तन होता है उसको हम अंगीकार करते हैं। तो किसी भी संगठन में फेरबदल करना, बदलाव करना, उसकी एक आंतरिक पुनर्रचना होती है, उसकी आंतरिक एक रणनीति रहती है, और उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। और वैसे भी हम 365 दिन जनता के बीच में, चाहे कोविड काल में समाज सेवा के रूप में हो या राजनीतिक रूप में हो, जो भूख, भ्रष्टाचार और आतंक की जो सरकार चल रही है, जो ताकत खिलाफी की सरकार चल रही है, जो 36 बिंदु लाकर अपने प्रदेश में आई थी, लेकिन 36 बिंदु में 6 बिंदु भी पूरे नहीं हुए। चाहे शराबबंदी का मामला हो या कर्मचारियों का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, सारे तमाम मामले में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और मिशन 2023 में हमारी ये पहली प्राथमिकता हुई तरुण जी, ये भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार बदली जाए, ये भ्रष्टाचार की सरकार को बदली जाए, और ये जो हमारी जो 15 साल का जो सुशासन है, उस सुशासन को वापस लाया जाए। ठीक है राजीव जी, जवाब ले लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, तमाम बदलाव बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है, कंपटीशन काफी टफ है? ये तो बड़ा हास्यास्पद प्रश्न पूछ लिया आपने। हालांकि यह बीजेपी के आंतरिक मामला है, उन्हें क्या बदलाव करना है, क्या बदलाव नहीं करना है। लेकिन एक संगठन, लोकतांत्रिक संगठन का सदस्य होने के नाते मैं जो समझता हूँ, वह कोई भी संगठन जब काम करता है। ये देखिए, मेरी आवाज मेरे को थोड़ी दिखेगा, टीवी में तो अभी नहीं दिख रहा ना, अभी तो क्या पूरी स्क्रीन में वो है। बिल्कुल अंशुल जी, आपकी आवाज मिल रही है। वो व्यक्ति दिख रहे हैं जो शायद कुछ इंटरप्ट हो रहा है। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल अंशुल जी, आपकी आवाज मिल रही है। चलिए, जी, जो बीच में बोल रहा है कृपया करना बोले, मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। एक लोकतांत्रिक संगठन होने के नाते जो मैं यह समझता हूँ मोहतरमा, की नियत, नीति और नियम, ये 3 जो ना के कार्यक्रम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बीजेपी के प्रवक्ता, साथी प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, तो सुनते सुनते मैं भाव मुक्त हो गया। और फिर जब मैंने धरातल पर जांचा तो मैं यह देखता हूं कि पिछले 3.5 वर्षों में सरकार जो काम कर रही है, 4.25 वर्षों में, आज तक भी एक बड़ा आंदोलन आप मुझे बता दीजिए। आज तक युवाओं को लेकर कोई भी बात कर रही हो वो बता दीजिए। आज तक महिलाओं को लेकर कहीं धरने पर उतर गए हो वो बता दीजिए। तो भाजपा में जो आंतरिक कलह है वो कहीं ना कहीं दिखते हुए नजर आ रही थी। हालांकि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तो जिम्मेदारी पूर्वक मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मेरी संवेदनाएं भी उनके साथ हैं। संवेदनाएं इसलिए उनके साथ है क्योंकि सरकार जिस दशा और दिशा में कार्य कर रही है, सरकार ने जो पिछले 15 साल का कुशासन जनता जनार्दन में भोगा था, जिससे वह डरी हुई बैठी थी, उस पर मलहम लगाने का काम और एक समाज को नया रास्ता दिखाने का काम जो सरकार कर रही है, उसमें मैं नहीं समझता हूं कि नारायण चंदेल जी हो चाहे बाकी बीजेपी के आला कमान के नेता हो, वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आएंगे। अब एक मैं बहुत मुख्य बात आपसे बोल देना चाहता हूं कि जमहूरियत ने अगर सरकार अगर जनता के विपक्ष में कार्य कर रही है तो विपक्ष की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह जनता के समर्थन द्वारा पक्ष के विपक्ष में खड़ी होकर कार्य करे। लेकिन पिछले 4 वर्षों में वारे बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के शासन के लोगों
छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन के लोगों, एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता जमीन की स्तर की लड़ाई करते हुए नहीं नजर आया। और चाणक्य नीति में तो यह भी लिखा है कि अगर आपका विपक्षी आपस में धुरबंदी करते हुए शांत हो जाए, नस्त नाबूद हो जाए, तो यह समझ लेना चाहिए कि जो सरकार है जनता जनार्दन की सेवा कर रही है और सही दिशा में काम कर रही है। तो हम कांग्रेसियों को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जब जनता जनार्दन हमें टिक मार्क कर रही है, विपक्ष जब हमें टिक मार्क कर रहा है और इनकी हालत जो किसियानी बिल्ली खंबा नेचो जैसी हो रही है, तो हम यह समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं बहुत उम्दा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जो यह पावनधरा है, छत्तीसगढ़ जो मतारी है, ये पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान में यह मैसेज देने वाली है कि कांग्रेस था तो भरोसा था, कांग्रेस है तो भरोसा है और कांग्रेस रहेगा तो भरोसा रहेगा। बीजेपी वालों के लिए हमारी संवेदनाएं मोहतरमा आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से प्रकाट है मोहतरमा। ठीक है अंशुल जी, इसका जवाब लेंगे राजीव जी से। राजीव जी मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ विभाष झा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विभाष जी आपका। विभाष जी, जिस तरीके से बीजेपी में बदलाव देखने को मिल रहा है, किस तरीके से इस बदलाव को देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3.5 साल में बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश की कि वो यहाँ जो बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी है उसके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। लेकिन चूंकि ये बहुमत बहुत बड़ा है और भाजपा पिछले 3 कार्यकाल में सरकार बनाने के बाद अचानक 15 सीटों पर सिमट गई है, तो ये काफी बड़ा अंतर हो गया है। और इससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल शुरू में आज से कोई 3 साल पहले काफी नीचे रहा होगा, ऐसा समझा जा सकता है। और उसी मनोबल को वापस बढ़ाने की ये जो कवायद चल रही है भारतीय जनता पार्टी में कि अब चुनाव में करीब 1.5 साल बचे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन, कोई ऐसी राजनीतिक हलचल की जाए जिससे कार्यकर्ता के मन में ये एक भाव पैदा हो कि हाँ, पार्टी वापस चुनाव के लिए तैयार हो रही है। और जो एक बहुत नीचे स्तर पर ये विधायकों की संख्या चली गई थी 15, तो वहां से बाउंस बैक करने के लिए, वहां से वापस आने के लिए कुछ तो नया करना होगा। वो नया यही है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, नेता प्रतिपक्ष आज बदला गया। इस फैसले से जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं ये संभवतः संदेश देना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं की बात अब फिर से सुनी जाएगी और कार्यकर्ताओं की सलाह पर गौर किया जाएगा, ताकि अगले चुनाव में जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास नए पुराने चेहरों को टिकट देने या और बड़े फैसले करने की बात आए, तो ये फैसला केवल ऊपर से थोपा नहीं जाएगा, कार्यकर्ताओं की बात भी सुनी जाएगी। और देखिए, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था में जब तक आप निचले स्तर पर अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, वहां कोई संदेश नहीं देंगे, तो जो पार्टी में जो गतिविधि दिखनी चाहिए, जो ऊर्जा दिखनी चाहिए। ठीक, विभाष जी बने रहिएगा, हम सियासी समीकरण भी आपसे समझेंगे। सीधा मैं राजीव जी का रुख कर लेती हूँ। राजीव जी, जिस तरीके से बदलाव देखा गया, क्या लगता है कि 2023 का जो रास्ता है वो क्लियर है? बिल्कुल, 2023 में हमारी विजय है और बहुत आपने बहुत अच्छे से बताया कि कोई भी निर्णय हमारे यहाँ ऊपर से नीचे नहीं आते, नीचे से ऊपर कार्यकर्ताओं के ऊपर संदेश दिया गया है। साथ में मिल बैठकर बात होगी, आंदोलन की व्यूह रचना होगी। और अभी देखिए, जिस प्रकार से लोगों के मन में, जनता जनार्दन के मन में प्रतिशोध है, चाहे कर्मचारी आंदोलित है, छात्र आंदोलित है, शराब को लेकर महिलाएं आंदोलित है, जिस प्रकार के प्रदेश के बड़े बड़े नगरों में चाकूपुर के उसमें तब्दील हो गया छत्तीसगढ़, चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो, अपराध संख्या बढ़ गई, सारे मामलों के लेकर सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। किसान की बात हो, क्या की बात हो, क्या नौकरी की बात हो, तो इतने सारे आंदोलन, इतने सारे मुद्दों को लेकर हम की लड़ाई उसके अलावा हम अपराध को लेकर हमने आंदोलन किया, शराबबंदी को लेकर आंदोलन किया। और अब जो लड़ाई होगी, याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी में भी मंथन चल रहा है कि ये क्या चल रहा है। हालांकि हर राजनीतिक पार्टी की अपनी, लेकिन राजीव जी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ भी की थी। तारीफ देखिए, योजनाओं की जो नीति आयोग की बैठक होती है, मॉडलों पे चर्चा होती है। तो छत्तीसगढ़ की पीडीएस सिस्टम की कांग्रेस के लीडर आके उसकी, डॉक्टर रमन सिंह ने जो योजना बनाई थी उसकी तारीफ करते थे, पीठ थपथपाते थे। और अभी जो गोबर की योजना बहुत पुरानी योजना है, बहुत पुरानी योजना, वो हमने जनता पार्टी के शासन में लॉन्च किया था। तो ये योजना यहाँ लॉन्च हुई है और ये योजना पहले से चल रही। गोबर गैस प्लांट की बात हो, ये कंपोजिट यूरिया की बात हो, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बात है कोई मॉडल की बात करना। ये अभी तक फलीभूत नहीं है, बल्कि ये दिखता है कि चारा घोटाले का रूप ले रहा है। जितनी गाय नहीं है, गौवंश जो है वो सड़क पर है। लेकिन
ठीक है, राजीव जी जवाब लेते हैं। अंशुल जी जवाब दीजिए, सरकार बिल्कुल विफल है, जनता तक सही ढंग से काम नहीं किया जा रहा है, जनता तक तमाम सुविधाओं को नहीं पहुंचाया जा रहा है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैडम आप भी पढ़ी लिखी है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं और अपन इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, ऐसा मैं समझता हूं। और बीजेपी के भी लोग जो देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, और संविधान ने, जमहूरियत ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य और बहुत बड़ा अधिकार दिया है कि अगर सत्ता पक्ष काम ढंग से ना करे तो विपक्ष की जिम्मेदारी यह होती है कि सड़कों पर आ जाइए, संसद से लेकर सड़क पर दौड़ जाइए। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि 4.5 वर्षों में, 3.5 वर्षों में बीजेपी ने कौन सा, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कौन सा बड़ा कार्यक्रम कर दिया, कौन सा बड़ा आंदोलन कर दिया? आपके भी रिपोर्टर यहां घूमते हैं, एक बार पूछ लीजिए। अब राजीव जी ने प्रतिशोध की बात करी कि जनता में बड़ा प्रतिशोध है, बहुत समस्याएं हैं, जनता जनार्दन परेशान है, ये उन्होंने बहुत सारे आरोप गढ़े और उनकी इज्जत बचाने के लिए उनको लाजमी भी है वो आरोप गढ़ेंगे। लेकिन मैं यहां आपको सत्यता बता देना चाहता हूं कि प्रतिशोध तो बीजेपी में है मोहतरमा। कोई कहीं भाग रहा है, कोई एक धुरी पर जा रहा है, कोई दूसरी धुरी पर जा रहा है। और जो अध्यक्ष महोदय को लाया गया है, नेता प्रतिपक्ष को लाया गया है, उस दो अलग अलग धुरियों के नेताओं को एक लाइन में परोने का काम करने के लिए लाया गया है, जो कि आने वाले समय में, आने वाले कम से कम 10 सालों तक असंभव नजर आता है। आने वाले 10 सालों तक असंभव इसलिए नजर आता है क्योंकि पिछले 15 वर्षों का जो कुशासन भोगा है, ये बात करते हैं रोजगार की, तो ये कहां फंस जाते हैं मोहतरमा? आपको पता है 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार में। ये बात करते हैं किसानों की, तो ये कहां फंस जाते हैं कि मोदी जी ने ही कहा था कि सन 2021 तक किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन लागत मूल्य दुगनी हो गई और आय आधी हो गई। तो ये जो हमारे खिलाफ में जो एक जाल बुनते नजर आते हैं, इनके आला कमान के नेता जब जाल बुनते नजर आते हैं, ये बात करते हैं महंगाई की। हम तो स्वागत करते हैं कि आप बात करिए ना महंगाई की, लेकिन जब ये धरना देने जाते हैं, आंदोलन करने जाते हैं, तो वही 100 रुपए का पेट्रोल भरा के ये लोग जाते हैं, तो इन्हें दर्द वहां हो जाता है। तो ये जो हमारे खिलाफ में जो एक जाल बुनने का प्रयोग करते हैं, जो षड्यंत्रकारी नीति अपनाते हैं सरकार के खिलाफ, तो ये कहीं ना कहीं इनके जो पैर होते हैं वो आपस में उसी जाल में फंस जाते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो नियत नीति और नियम होता है उसी पर संविधान चलता है, उसी पर जमहूरियत चलती है और उसी पर लोकतंत्र चलता है। जनता जमहूरियत में जनार्दन कहलाती है, तो जनता का बहुत बड़ा मैंडेट 71 सीटों के साथ हमें मिला है और सेवा करने का बहुत बड़ा विकराल अवसर हमें मिला है। तो इस अवसर को हम कभी भी ना भुला पाएंगे। ठीक है अंशुल जी, इसका जवाब लेंगे। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं इसी बीच विवाद जी के पास जाती हूँ। विवाद जी, जिस तरीके से तमाम बदलाव बीजेपी में देखने को मिले, क्या ये बदलाव ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से? निश्चित रूप से जब राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं तो चूंकि अभी छत्तीसगढ़ में एक ओबीसी वर्ग का चेहरा जननेता के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर है, तो जब विपक्षी दल को भी इसका काउंटर कुछ करना होगा तो इस जाति समीकरण को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना होगा। और ये निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि यदि धर्मलाल कौशिक जी को हटाकर नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो उसमें यही है कि एक ओबीसी चेहरे को अगर हटाया गया है तो ओबीसी चेहरे को ही उस जगह पर ये दायित्व सौंपा गया है। इस नाते, और चूंकि ये कहा जा सकता है कि नारायण चंदेल एक बड़े संजीदा किस्म के नेता हैं, कभी कोई ऐसा बयान उन्होंने मेरी जानकारी में पिछले 15-20 वर्षों में नहीं दिया जिससे कोई बहुत विवाद की स्थिति पैदा हो। वो विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हुए, तो जो संसदीय परंपरा, व्यवस्था, नियम, कायदे उनके बड़े अच्छे जानकार हैं। तो इस तरह से एक सुलझे हुए नेता को इस पद की जिम्मेदारी देकर के भाजपा ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो ओबीसी का चेहरा भले ही हो नारायण चंदेल के रूप में, लेकिन एक संजीदा राजनेता भी है और अब वो एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ जो भी विवाद जी, तमाम बदलाव के बाद सियासी समीकरण किस तरीके से बदलता हुआ नजर आया, जरा विस्तार से बताइएगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसका फायदा या इसका जो भी एक आगे राजनीतिक लाभ हो सकता है वो पार्टी को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ओबीसी नेता के सामने एक ओबीसी नेता ही काउंटर करने के लिए खड़ा किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में एसटी, एससी, ओबीसी ये 3 वर्ग हैं, इनका बड़ा महत्व है, इनका वोट बैंक बहुत बड़ा है और ये चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाले वर्ग हैं। तो ये सब सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया गया है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो फाइट होने वाली है दोनों दलों के बीच। अब ये नतीजा क्या आएगा वो तो अभी से कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन नारायण चंदेल के रूप में एक बहुत मजबूत चेहरा कांग्रेस के सामने होगा, ये इनकार नहीं किया जा सकता इस बात से। जी अंशुल जी, इसका जवाब दीजिए कि एक काफी यहाँ पर जिस तरीके से एक मजबूत चेहरे को बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया है, क्या 2023 के लिए
किस तरह की रणनीति कांग्रेस की तरफ से, क्या मुश्किलें नजर आ रही है? कांग्रेस की सिर्फ मोहतरमा एक ही रणनीति है, जनता जनार्दन की जमहूरियत में सेवा करते जाओ, उनके लिए जो योजनाएं हैं क्रमबद्ध तरीके से बनाते जाओ और धरातल पर उनको अप्लाई करते जाओ। ओबीसी नहीं, एससी नहीं, एसटी नहीं, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, कोई भी आ जाए, आपकी जीत सुनिश्चित थी, सुनिश्चित है, सुनिश्चित रहेगी। और राजीव जी अभी नशा की बात कर रहे थे, मैं इनका समर्थन करता हूं इस बात में, लेकिन राजीव जी शायद ये भूल गए कि इनके वरिष्ठ नेता कृष्णमूर्ति बांगी जी भले सभा में यह बयान देते हैं कि युवाओं को, जनता जनार्दन को सिर्फ और सिर्फ गांजा पीना चाहिए, ये उनका बयान है। तो इनके खुद के नेता जब नशे के लिए बढ़ावा देते हैं तो इनके खुद के आला कमान के नेता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अंशुल जी, जवाब ले लेते हैं, वक्त की बेहद कमी है। राजीव जी जवाब दीजिए, राजीव जी जवाब दीजिए। अंशुल जी वक्त की कमी है, राजीव जी जवाब दीजिए। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस अजीत जी जब शासन में थे 2003 की शुरुआत में, वो कहते हैं हम भाजपा को दिहाई आंकड़ा में भी नहीं जाने देंगे, 8 से 9 में वो कृष्णमूर्ति आपने देखिए। ठीक है अंशुल जी, सुन लीजिए अंशुल जी। तो ये उसी अति आत्मविश्वास में सरकार को बड़ी गुरूर है, सत्ता की जमा के सत्ता में मदहोश हो गए, इतने मदहोश हो गए कि लोगों की समस्या सुनने के लिए भी इनके पास समय नहीं है। कर्मचारी हड़ताल करते हैं, उनसे कोई बात नहीं की जाती है। पुलिस के लोग, आज सुनिए स्थिति की, पुलिस के परिवार वाले हड़ताल करते हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो बात की गई थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके लिए कोई बात नहीं की जाती। ठीक है राजीव जी, ठीक राजीव जी, वक्त की बेहद कमी है। विभाग जी एक फाइनल कमेंट आपका। जी, ये अगर आप पूरे विषय पर मुझसे राय पूछ रही है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की स्थिति राज्य में बहुत मजबूत है। 70-71 विधायक उनके पास है और भूपेश बघेल एक ताकतवर जननेता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने जो 3.5 साल में जो अपनी छवि बनाई है कि वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं सबके करीबी हैं, इस तरह का उनका एक ढंग है काम करने का, और ये नैरेटिव उन्होंने अपने कामकाज से सेट किया है। अब चुनौती ये है कि इस नैरेटिव का मुकाबला कैसे किया जाए, तो उसी कड़ी में ये जो ओबीसी चेहरा। बिल्कुल विभाग जी, और ऐसे में आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता का। विभाग जी, राजीव जी, अंशुल जी, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर 2023 को लेकर दोनों ही पार्टी एक्शन मोड में, एक तरफ जहां बीजेपी में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस भी आक्रामक मोड पर नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस की तरफ से भी तमाम बैठकें की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।